welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये इनका जो डिप्लॉयमेंट है वो एक तो आपके जो जमुना और मेघना इनके बीच का जो एरिया है जिसमें ढाका आता है जी, तो एक डिप्लॉयमेंट तो यहाँ होता है। दूसरा डिप्लॉयमेंट जो है वो आपका जो रंगपुर एरिया जमुना के वेस्ट साइड में है वो होता है जी, और तीसरा जो है ये इसके नीचे की तरफ यानी ये जो आपका जैसोर खुलना एरिया वगैरह है इस तरफ होता है और एक आपके चिटगांव साइड में होता है। ये 4 मेन रीजन्स हैं इसके। तो इसमें जो ढाका रीजन वाली जो 9 डिव है शायद वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और कहते हैं कि साहब कि किसी भी कू में जिसके पास 9 डिवीज़न होगी वही सक्सेसफुल होगा। तो अभी ये जो वकारुज़्ज़मा हैं मिलिट्री चीफ, ये 9 डिवीज़न क्या इनके साथ है? तभी तो ये कुड सरवाइव। इनका डिविजन्स है, एक इधर चले आइए तो वेस्ट में जसोर में 55 डिव है, एक डिवीज़न वहाँ है, एक डिवीज़न बोगरा में। बोगरा का भी डिवीज़न जो है आई थिंक 11 डिवीज़न वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कू के उससे, क्योंकि जस्ट 2-2.5 घंटे ढाका से उसका ये, और जितने पहले जो तख्ता पलट हुए हैं उसमें उसका बहुत अहम रोल रहा है। एक डिवीज़न रांगपुर में, एक डिवीज़न इनका आपको कोमिला में, एक डिवीज़न आप कोमिला मतलब बिल्कुल ईस्ट में और जसोर वेस्ट में, एक डिवीज़न 24 डिव इनका चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में है और एक डिवीज़न इनका ढाका के ठीक नीचे साउथ में एक जगह है बारीसाल वहाँ पे है और एक डिवीज़न कोक्सेस बाजार में। तो ये जब पूरी, और एक डिवीज़न जो आपने बताया ढाका में 9 डिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक वहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड भी है तो वो मीरपुर में है, ये सवार कैंट में, दोनों आसपास ही है ढाका के। तो इनका रोल जो है वो बड़ा अहम होता है, इसीलिए वहाँ पे जो भी जीओसी होता है वो खास आदमी होता है आर्मी चीफ का, या कोई प्राइम मिनिस्टर का भी वो खास आदमी होगा वो। तो जब ये यहाँ पे एक डेलीगेशन गई थी वहाँ पे यहाँ से, और उस डेलीगेशन में जो कमरुल हुसैन जो था जो आर्म फोर्सेस डिवीज़न का कमांडर, वो भी गया था उसमें। और कहाँ गई थी? पाकिस्तान। अच्छा। और वहाँ पे निटी ग्रिटीज़ वे टाइड अप कि किस तरह से कू करना है। एयरफोर्स आर्म फोर्सेस डिवीज़न का मतलब है कि अगर वो कमरुल हुसैन अगर गया था तो वो यूनिस का आदमी उसके नीचे डायरेक्टली काम करता है। ये जो आर्म फोर्सेस डिवीज़न है ये कभी इसको बनाया गया था, इरशाद ने इसको इस ऑर्गेनाइजेशन को वो क्रिएट किया था जब वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, बिकॉज वो सुप्रीम कमांडर भी था। तो वो उसको उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए एज हिज कैपेसिटी एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस उसने ये एक अलग ऑफिस बनाया था आर्म फोर्सेस डिवीज़न। और बट जब सिविलियन गवर्नमेंट्स आई थे उन लोगों ने इसको जारी रखा आर्म फोर्सेस डिवीज़न का। तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट का एक तरह का हिस्सा होता है। बाय वर्च्यू ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ वेरी पावरफुल मैन, ठीक है ना, वेरी पावरफुल। तो ये भाई साहब भी, ये दोनों जब वो आईएसआई की यहाँ आती है और जब पहले ये लोग पाकिस्तान गए हैं, इन दोनों ने क्या क्या बातचीत हुई वहाँ पर अपने आर्मी चीफ को ब्रीफ नहीं किया। ओके। तो ये नहीं था कि ये डेवलपमेंट जो है वो सडन हो गया था, तैयारी तो उसी दिन से हो गई थी जब इसने शेख हसीना को, ये वकारुज़्ज़मान जो है उनको सेफ पैसेज दिया था इंडिया को। इनसे जितने ये आपके जमायत इस्लामी और बाकी स्टूडेंट्स वाले थे, ये दे वांटेड हिज हेड, किस आदमी ने, शेख हसीना, क्योंकि इनकी पूरी यही तैयारी थी कि हम इसके जो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस जो है उसको हम इन्वेड कर लेंगे और इनको बाहर निकाल के पब्लिकली लटका देंगे। दैट वाज द प्लान। दैट वाज द प्लान। तो हुआ क्या कि ये तो लगे हुए थे, जैसे जैसे ऑब्वियसली हमारा इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी रहता है सभी देशों का, एवरी कंट्री हैज सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन। तो हमको जहाँ तक वो था, हम इनको टाइम टू टाइम ऐसा कहा जाता है कि हम इनको बता रहे थे क्या हो रहा है। तो उसके बाद से हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सके। और ये जब शेख हसीना को जो तख्ता पलट वाला जो मामला था,
तो उस समय इनको धमकाया गया था, ये जो अमेरिकन डीप स्टेट जो था जिसके साथ यूनुस जुड़ा हुआ था, इनको कहा गया कि भाई तुम इसमें अगर इंटरफेयर करोगे तो हम वकारुज़्ज़मा को धमकाया। हाँ वकारो कि अगर तो हम यूएन मिशन जो है तुम्हारा कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे आर्मी का, और फिर देख लो तुम्हारे जो आर्मी के लोग हैं तुमको नोच के खा जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे यूएन मिशन क्या है कि जिस ज़माने में हम लोग बड़े इक्का दुक्का बटालियंस जाती थी, उस समय मुझे याद है कि बांग्लादेश में एक ऑफिसर तो एक बार तो कर ही चुका था यूएन मिशन, उसमें कई थे जो 2-2 बार कर चुके थे। तो दैट मेंट लॉट ऑफ मनी। तो ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, वरना इनका थ्रेट परसेप्शन क्या है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये एक पैसा कमाने का इनका बहुत अच्छा तरीका था, ठीक है। ये दोनों के लिए लाभदायक था, यूएन के लिए भी था, इनके लिए भी था। तो वहाँ से ये फिर इन्होंने लेकिन फिर भी अपने नमक का वो चुकाया और शेख हसीना को वहाँ से मैनेज टू स्पिरिट हर अवे। तो यहाँ पर अभी क्या कि हुआ कि भाई इनको हटाओ, यहाँ से हटाओ। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी कू की। तब मैंने कहा आपको कि डिस्पेंसेशन बदला, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया, हमने उनको अपना शायद असेसमेंट बताया कि देखिए ये खू होने वाला है और अभी तो एक तरह का एक ऑब्स्टिकल है बिटवीन इस कंप्लीट इस्लामाइजेशन, ठीक है ना, मतलब रेडिकल इस्लाम, कंप्लीट इस्लामाइजेशन और एंड बांग्लादेश, और वो है आर्मी चीफ। ये अगर खू हो गया तो ये आग आप तक पहुंचेगी। तो फिर हुआ क्या कि मैंने भी पढ़ा है कि कुछ हमने बात भी करवाई अमेरिकन डिस्पेंसेशन से। अब वहाँ के जो सिग्नल्स डायरेक्टरेट है वो सब इंटरसेप्ट कर रही थी इनका। अच्छा, आर्मी चीफ का अपनी सिग्नल्स डायरेक्टरेट पे ही कंट्रोल नहीं था। हाँ, वहाँ पर इनका इंटरसेप्ट कर रही थी। एक इसमें और एक सेविंग ग्रेस जो था कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस वाज विद दिस मैन वकारुज़्ज़मान, वो उसके साथ। तो इनको कहा गया भाई, तो इन्होंने एक योजना बनाई, ठीक है मैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जा रहा हूँ, बांग्लादेश की कॉन्टिजेंट है, थोड़ा देखता हूँ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये। वो गए वहाँ पे और वहाँ से उन्होंने ढेर सारी बातें की अमेरिका से, और तब इनको इस बात का पता चल गया इनको, हमारे यहाँ यूनिस साहब को। तो यूनिस साहब ने हुक्म दिया, ये और वो फैज़ुर रहमान गैंग ने, कि जो आता है तो इसको पकड़ लो। जैसे ही ढाका में लैंड करता है तो इन्होंने लैंड किया, भारत ने फिर इंतला कर दी इनको कि तुम जैसे ही आओगे तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें ले जाएंगे ये एसटी डायरेक्टरेट, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट, जिसका ये मुखिया है आपका फैज़ुर रहमान। तो इन्होंने वहाँ नहीं लैंड करके, ये ढाका के बगल में एक तेजगांव है, एयर बेस है, वहाँ ये लैंड किए। वहाँ इनके जो शुभचिंतक थे पूरी सिक्योरिटी के साथ खड़े थे। ये आए तो कोई 56 मेजर जनरल्स में 30 से इन्होंने बात की डायरेक्टली। वो जो कमरुल हसन जो है एफडी वाला, वो तो सुना है मैंने कि उसने तो पलटी मार दी। वो आदमी हर चीज़ जानता है, क्योंकि वो जानता है यूनिस किससे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, उसकी क्या एक्टिविटीज़। सो दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। मैं क्यों कमरुज़्ज़मा का क्या हुआ? घर सुना है तक वो उसने पलटा है वो। अच्छा, वो फैज़ुर रहमान सुना है, उसको हाउस अरेस्ट वगैरह में डाला हुआ है, और भी कुछ लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता, तो ये कू अटेम्प्ट थी जो अवर्ट हुई भारत। जो मैंने आपको जीओसीज के नाम बताए ना, ये जेसोर, बोगरा, रंगपुर, ये पूरा जो मैंने बताया, इमेजिन 80% ऑफ देम वेर इन मतलब सपोर्टिंग द कू, एक्सेप्ट फॉर दैट कू। दे वर सपोर्टिंग हूँ, मतलब तख्ता पलट कू सी, ठीक है। वो 2-4 फेंस सीटर्स थे, 2-3 उसमें फेंस, खास करके 12 साल वाला बोगरा वाला मेरे फेंस सीटर्स। तो और एनडीसी का कमांडेंट ने इसको बहुत मदद किया इन वट एवर वे ही कुड। डीजीएफआई इसके साथ था, तो मैंने जैसे कहा 9 डिव वॉज विथ हिम। तो ये अभी हुआ है। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि क्यों मैं ये कहानी बता रहा हूँ, ठीक है ये बड़ा रोचक ये कहानी लगता है, लेकिन क्या अब मामला यहीं रुकेगा? मुझे नहीं लगता है।
ये कूज और काउंटर कूज का दौर शुरू हो गया है, अभी आने वाले दिनों में फिर हो सकता है। तो आप बताओ कि ये क्या देश कि ये तो देश जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर अलग अलग हिस्सों में चलेगा फिर। एक डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल कू करके बना हुआ बाहर की ताकतों से, और ये फिर पाकिस्तान की मदद से फिर ये अपने ही आर्मी में कू करवा रहा था। तो संजय साहब ये बताइए कि जहाँ की राजनीति बिखर गई हो, जहाँ का समाज बिखर गया हो, जहाँ की आर्मी बिखर गई है, वो क्या देश वो चल सकता है? और जहाँ पे इस्लामिस्ट का बोलबाला हो रहा है, तो बांग्लादेश, आप मेरी बात मान लो, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह ये भी स्प्लिंटर करने वाला है। और तब मैं आपको ये कहूँगा कि जब ये हमारी ये क्रिएट की हुई जियोपॉलिटिकल स्थिति नहीं है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो एक स्ट्रैटेजी के तहत, जो मैंने पिछले बार कहा था, एक बार ये ईस्ट पाकिस्तान बना था, उसी स्ट्रैटेजी के उसी जो मतलब इट हैज़ रन इट्स कोर्स, अब वो स्प्लिंटर कर रहा है। और जब स्प्लिंटर कर रहा है तो हमको अपनी जितनी मुश्किलें जो पैदा हुई थी उस पार्टीशन से, उन सारे मुश्किलों को दूर करने का ये मौका मिला है। और उसमें एक सबसे बड़ा है ये आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक। ये तो कई लोग और बहुत कई सारे जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है वो सब कह रहे थे साहब को हमको चिकन नेक सॉल्व कर लेना चाहिए। और वो जो रंगपुर का एरिया है वो इधर से सिलीगुड़ी के नीचे से और सीधे मेघालय से मिला देना चाहिए। नहीं, और वो जो चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के लोग जो चाहते थे उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट भी अलग होना चाहिए। अराकान आर्मी वाले वैसे भी तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने जब पूरा जी सारा का सारा उनका जो म्यांमार वाला बॉर्डर है वो उनके कब्जे में हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, पता नहीं आप लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मतलब हमला कर दो। नहीं सर, कोई हमला नहीं, ये खुद आपके लैप में गिरने को तैयार है। यही है, हालात बदलते रहते हैं। अब आप देखिए ना कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो फिर अटलांटिक ओशन में हुआ ज़्यादा, है ना, कुछ पैसिफिक में ज़्यादा, अटलांटिक में। फिर जब जापान का ये हुआ तो सैन फ्रांसिस्को और जापान के बीच में वो तो पैसिफिक ओशन इम्पोर्टेंट हो गया। फिर तेल निकला तो इंडियन ओशन इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अब आर्टिक ओशन अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अब उसी तरीके से अब ये रीजन इम्पोर्टेंट हो गया है, बे ऑफ बंगाल। हाँ, बे ऑफ बंगाल इम्पोर्टेंट हो गया है। तो ये चर्निंग चलता रहता है और इस चर्निंग का हमको एडवांटेज लेना चाहिए। मुझे तो कोई उसमें जब मैं ये देखता हूँ, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में आइडेंटिटीज़ बड़ी क्लियर हैं जी, एक बलोच आइडेंटिटी है, एक पश्तून आइडेंटिटी है, एक सिंधी आइडेंटिटी है। उस तरह की आइडेंटिटीज़ बांग्लादेश में नहीं है। तो अगर स्प्लिटर होगा तो फिर वो किस हिसाब से होगा? देखिए, मैं एक बार बांग्लादेश गया तो मैंने अपनी एक रिपोर्ट में एक चीज़ लिखी थी कि वहाँ पर अगर कोई सबसे बड़ा एंटीडोट है ना तो वो है बांग्लादेशी वुमेन। मैं ये बता रहा हूँ कि कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी को हम प्ले अप कर सकते हैं, क्योंकि उनमें कहीं पर वो बंगाली कल्चर जो है एंड वेरी फ्री। दारू बैंड है, मुझे याद है कोक्सेस बाज़ार में हमारी पार्टी हो रही थी, ऊपर में लोग स्पिरिट्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है ना, महिलाएं भी थी उसमें। तो मैंने किससे पूछा, एक मेरा लाइजन ऑफिसर था, तो मैंने उससे पूछा कि टेल मी वन थिंग, क्या यहाँ पे लव मैरिजेस होती हैं क्या? तो वो मेरे कहा कि व्हाट डू यू मीन योर एक्सेलेंसी, यहाँ पे लिव इन भी है, यहाँ चिल्ड्रन आउटसाइड वेडलॉक भी है, यहाँ सब उन दिनों की ये बात थी। अब है वहाँ पर क्या कि ये, अच्छा एक चीज़ बता रहा, मैं भूल गया आपको, वहाँ पर एक है तबका जमायत इस्लामी का काफ़ी बोलबाला, जैसे हमारे यहाँ भारत में। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन जमायत इस्लामी बांग्लादेश, जमायत इस्लामी इंडिया, जमायत इस्लामी पाकिस्तान। और वहाँ पर क्या है कि ये जमायत इस्लामी का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बांग्लादेश में। हाँ, इनके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके वो मॉल्स हैं, इनके इंडस्ट्रीज हैं, और ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं, मेडिकल। तो जो बंदा यहाँ से जाएगा जमायत इस्लामी के वो SSB कोचिंग सेंटर से, तो आप सोचो कि वो फौज में जाके क्या बनेगा।